सो स्टूडेंट्स लुक एट द प्रॉब्लम, इट सेज दैट कहता है हमसे कि लुक एट द रे डायग्राम, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेंस। ये जो आपको बॉक्स के शेप में चीजें दिखाई दे रही ना बच्चों, ये बेसिकली हो सकता है कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। तो आपको एक बेसिक सा मतलब पता होना चाहिए कि ये अगर आपके पास लेंस होगा, इस पे कोई पैरेलल रे आता है तो कहां से जाता है बच्चों, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स, राइट। तो वो निकल जाएगा, इसके फोकस से पास होके जाता है। ऑलराइट बच्चों, और फोकस कैसा रहेगा इसका, ऑप्टिकल सेंटर से सामने की तरफ काउंट करोगे तो ये प्लस का आना चाहिए, क्योंकि अपन ना जो इंसिडेंट रे है उसी के डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जा रहा है। और 10th क्लास के बच्चे को भी पता होता है कि फोकल लेंथ कैसा होता है कॉन्वेक्स का, बोलो पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मेरे पास ये कॉनकेव टाइप का कोई लेंस रख दिया है सर ने, और कोई रे ऐसा फोकस को देख करके पास होती है, तो इसको क्या कर देता है बच्चों, ये पैरेलल कर देता है ना, सुना होगा अपन ने ये, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट इन द व्यू ऑफ इंसिडेंटिंग एट द फोकस, तो बच्चे लोग ये इसको पैरेलल कर देती है। तो यही दोनों डायग्राम ऊपर बने हुए हैं अलग अलग करके। तो पहले वाले को देखोगे तो क्या हो रहा है, इसके लिए इंसिडेंट रे आ रहा है और पैरेलल हो जा रहा है, मतलब पहले वाला कौन सा है, कॉनकेव। दूसरा वाला कौन सा है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव। ऑप्शन चेक कर लो, माइनस और पॉजिटिव। हम ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। 5 वहां पे फोकल लेंथ दे रखी, तो आगे भी यहाँ पे 5 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन हमसे बोलता है इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट। तो देखो ओ लिखा हुआ है ना, तो उसके बगल में मैं रियल ऑब्जेक्ट कर देता हूं। एंड इट इज फॉर्म्ड, ये ऑब्जेक्ट सचमुच में बच्चों इसकी इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड नेचर की बन रही है। दिख रहा होगा आपको एरोज देखकर, एक का एरो ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक का एरो ऐसा बॉटम की तरफ आ रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड है। ए भी आपके पास एक्सिस है बच्चों, मिरर के बारे में बात हो रही है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर अगर कॉन्वेक्स मिरर हम लोग लेते हैं, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो गाड़ी के पीछे अपन मिरर लगाते हैं ना रियर व्यू वाला, तो उसमें ऑब्जेक्ट अगर ऊपर होता है तो वही स्मॉल टाइप का दिखाई देता है। तो हमेशा कैसा होगा बच्चों, इरेक्ट होगा। इसका मतलब है जो दो ऑप्शन कह रहे हैं कॉन्वेक्स वाले, वो तो हो ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है, कॉन्वेक्स वाले आंसर हो ही नहीं सकते। अगर हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो यहाँ कहीं हल्की छोटी इमेज बन रही होती है। और यही तो यहाँ पूछा गया है, देखो D1 लिखा हुआ है और यहाँ पे D2 लिखा है ना। D1 लिखा और क्या लिखा है बच्चों, D2 लिखा है। तो हमसे बोल रहा है D1 D2 के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन में D2 और D1, और बच्चों यहाँ पे ना D2 की वैल्यू छोटी भी होनी चाहिए, तो D2 इज लेस देन D1। थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, थोड़ा मिसप्रिंट जैसा है यहाँ पे। और राइट साइड में बच्चों आपका कॉनकेव मिरर होगा। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही अपन मार्क कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन मार्क करूं, आई के राइट में कि लेफ्ट में, राइट में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कहता है एक बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है 3 मीटर, है ना, 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो देखो ये हो गया तुम लोगों का वाटर। ऑब्वियसली वाटर जो रहेगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा एयर के कंपैरिजन में, हाँ ना, बोलो भाई, होगा। तो N2 की वैल्यू में लिख देता हूं 4/3, क्योंकि N1 की वैल्यू 1 है, राइट। तो कहता है डाइव कर रहा है वर्टिकली 6 की स्पीड से। तो मान लो ये आपके पास कोई कौन है, बर्ड है, बर्ड है ना, और डाइव क्या कर रहा है बच्चों, सीधे नीचे कर रहा है। कितने की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड। समझ आया। तो ये फिलहाल अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और यहां कहीं एक फिश है जो इसको देखती है, और फिश कैसा है, रेस्ट कर रहा है, मतलब स्टेशनरी फिश है। इसको ये कितने से आता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों एक बात बहुत सिंपल है, अगर आप डेंसर में रहते हो ना, कहाँ रहते हो, डेंसर में, और यहाँ क्या लिखा है बच्चों लोग, रेरर। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट मेक श्योर दैट अगर आप डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट अगर रेरर में है, तो जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है ना, उससे उसका मल्टीप्लीकेशन करना रहता है। तो मैं लिख देता हूं, अगर ऑब्जेक्ट, ये अपना आंसर होगा, ऑब्जेक्ट इन रेरर, तो इसका आंसर होगा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मल्टीप्लाई कर दो किससे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की। ये हो जाएगी उसकी एपरेंट वेलोसिटी सीन बाय द फिश।
आप लोग भी पानी में चले जाओगे ना तो आप लोगों को वैसा दिखाई देगा वो। तो n कितना होता है बोलो, 4/3। स्पीड कितनी है बच्चों, कितना आना चाहिए, आंसर क्या मार्क करूं मैं, 8। अब उल्टा सुनो, अगर ये फिश चल रही होती, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं मैं, ऊपर बर्ड है, ठीक है, वो बर्ड कैसा है, अभी चुपचाप खड़े होके ना फिश को खाने के लिए देख रहा है। तो फिश यहाँ पे चल के अगर मान लो ऊपर की तरफ फिश आ रही है, तो इस बार फिश क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और बर्ड क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, एक नया क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक। तो फिश अगर चल रही है आपके पास वेलोसिटी से, तो कितने की दिखाई देगी, तो मैं लिखता हूं, सेकेंड केस है बच्चों, ये नीचे दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक। apparent velocity of fish seen by bird, ये क्वेश्चन दो ही पैटर्न में आ सकता है बस, एक बार n से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार n से डिवाइड कर देते हैं। तो v डिवाइड बाय n, कितना करूं मैं, मान लो 6 से आ रहा था फिश आपका, किससे आ रहा था, 6 से, तो 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये, 4/3। नहीं आया समझ बच्चों, तो जाएगा 18/4 मतलब 9/2, और आई कैन राइट 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो सर ये सब कैसे कर रहे हो आप, तो जब रेयरर में होता है तो याद कर लीजिए मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो याद कर सकते हो, और जब डेंसर में होगा, डी माने डेंसर, डी माने डिवाइड, ठीक है, डेंसर में होता है तो डिवाइड लगेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन कहता है अपन को कि एक फिश ना बाहर देख रहा है वाटर के, है ना, आउटसाइड वर्ल्ड, तो उसको एक सर्कुलर होराइजन दिखाई देता है, उसके बाद उसको दिखाई नहीं देगा, मतलब उसको बच्चे कोन में दिखाई देता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 मालूम होता है अपन को, 12 सेंटीमीटर नीचे हैगा फिश, और वगैरह वगैरह यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल जो उसको दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये ध्यान देते हैं सब लोग। मान लो ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, उससे h हाइट नीचे यहाँ कहीं फिश है आपके पास, तो फिश का जो मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल होगा ना व्यूइंग का, वो ये हो जाएगा, दिखा अभी, इसके आगे रह गया तो क्या हो जाएगा, नीचे निकल जाएगा, तो फिश को तो बाहर दिखाई देगा नहीं। द सेम थिंग मस्ट बी हैपनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। तो रियलिटी ये होती है, जो भी मछली वगैरह है, पानी के जो जानवर हैं, उनको एक सर्कल पे दिखाई देता है, और इसी को कहते हैं बच्चों होराइजन, सर्कुलर होराइजन होगा, इससे ऊपर उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, खत्म कहानी उनकी इतनी। तो इसी का रेडियस कितना होता है ये आपको बताना होता है। तो एक फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है बच्चों रेडियस का, बताओ मुझे, कोई किसी को याद है तो, h/रूट में n² - 1, ये फॉर्मूला रिमेंबर करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में r पूछा गया है, h पूछा गया है, और किसी किसी क्वेश्चन में एरिया पूछ लेते हैं जिसका आंसर होता है πr², जो r निकाल के ही मिलेगा। व्हाट इज n, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इतनी टेंशन थोड़ी ना लेनी होती है अपन को। तो r हो गया अपने पास, h की वैल्यू हो जाएगी 12, चलने तो इसको सेंटीमीटर में ही, रूट ले लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 4/3। हाँ बेटा, तो बच्चों सॉल्व कर लो इसको आप लोग, ये हो जाएगा 12, है ना, रूट के अंदर मुझको मिल रहा है ये, ऊपर से रहेगा 16, तो 16 - 9, और बच्चों बाहर अपना क्या आ चुका होगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा, रूट से बाहर निकल आएगा, वो ऊपर जाके बच्चों ये बना लेगा 36 डिवाइड बाय √7। ठीक है, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो, ए या बी, राइट। जो बच्चे डायरेक्टली आंसर देखना चाहते हैं वो ये भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है 3h डिवाइड बाय रूट के अंदर 7। तो यहाँ क्वेश्चन में h कितना दे रखा है, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं और आंसर देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा रखा है, 36 सेंटीमीटर ओवर √7। ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन देखो, एक रे ऑफ लाइट है PQ इंसिडेंट करती है 60 डिग्री पे ऑन द फेस AB एंगल प्रिज्म A। तो बच्चों यहाँ पे A का टर्म दे रखा है अपन को 30, ठीक। फिर कहता है इमर्जिंग कर रहा है बाहर 30 डिग्री से ही, तो 60 पे एंटर कर रहा है, 30 पे बाहर जा रहा है। इमर्जिंग रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। ओके, जो इमर्जिंग रे है बच्चों वो
इंसिडेंट रे से कितना बनाती है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना आप तो क्या मालूम समझेगा कि जो एमर्जेंट रे है हमारा, एमर्जेंट रे वो ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ, तो बच्चों डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, इंसिडेंट रे सामने जा रहा है बच्चों, ये थोड़ा ऐसे बेंड करके ऐसे बाहर निकलेगा, तो इसको अगर पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं ये लोग तो ये बन रहा है 30 डिग्री। अब आया समझ में? redraw the complete diagram depicting the emergent ray is perpendicular to the face BC of the prism which it emerges। तो कहने का मतलब इसको दोबारा अपन को ड्रॉ करना है इस तरह से कि 30 डिग्री पे ये एमर्ज आउट कर रही है ना, तो ये हो गया अपना एमर्ज आउट करता हुआ 30 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? 30 वाला ये एंगल है ना, डेल्टा का एंगल होगा, क्योंकि इसमें बोला है इंसिडेंट रे एंड बोलो एमर्जेंट रे मेक्स, नहीं वो नॉर्मल बनी है वहां एक, बच्चों इस क्वेश्चन में इमरजेंट रे को ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल कैसा जा रहा है, तो हम लोगों ने शुरुआत में थोड़ा गलत अटेम्प्ट कर दिया था। तो ये अगर 90 है, ये नॉर्मल पे जा रहा है बच्चों, ये 60 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन फटाफट। ठीक, ये नॉर्मल अंदर अगर आता है इस तरह से तो देखो एंगल बताओ कितने कितने बन रहे होंगे, तो बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, ये अगर 30 है तो सामने वाला भी बच्चों 90 हो जाएगा, और ये एंगल वापस से कितना हो जाएगा 60, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा 30। समझ आया क्या? ये होगा इसका रे डायग्राम कंफर्म है ना, ऐसा कुछ डायग्राम है बच्चों, इंसिडेंट करेगा और वहां से ऐसे निकल जाएगा, ये एंगल कितना है 30। अब जब एंगल छोटे होने लग गए तो अपन को एक इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि अब हमको थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ डिस्कस थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या कहता है अपन को? तो थिन प्रिज्म में सबसे पहले समझना है कि ये ज्योमेट्रिकली थिन कैटेगरी में होगा, तो मैं लिखता हूं when the refracting angle of prism is less than, बच्चों 10 डिग्री से कम अगर किसी प्रिज्म का एंगल बन जाएगा ना तो हम उसको उस कैटेगरी के बाद क्या बोलने लग जाते हैं, इट इज कॉल्ड थिन प्रिज्म। बस इससे ज्यादा मत सोचो आप। स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली देखो, ये हो गया आपका एंगल ए, फर्स्ट डायग्राम जो बनी हुई है वो रेगुलर प्रिज्म की बनी हुई है, और सेकंड डायग्राम में ये ए आपको मार्जिनली दिख रहा होगा, अगर ए आपका लेस देन 10 डिग्री है इसका मतलब बहुत रेयरली ये डेविएट कर पाएगा, बहुत कम करता है बच्चों डेविएशन, ये ऐसे पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट वाले में अगर कोई रे आती है आपके पास तो पहला काम क्या करते हो आप, नॉर्मल बनाते हो, उससे पहले इंसिडेंट बनाते हो, हाँ या ना बच्चों? उसके बाद बच्चों तो हम उसके बाद बच्चों आर बनाते हैं, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मल फिर बनाते हो और आप बोलते हो सर ये बाहर जा रही होगी लाइट रे और ये हमारा प्रिज्म बन गया। बच्चों ऐसा यहाँ नहीं होता है, यहाँ एक रे मिलेगी आपको, ये रे सीधे निकल के जाना चाहती थी बच्चों, बिकॉज ऑफ द स्मॉल विड्थ ऑफ द प्रिज्म, थिन कैटेगरी का है तो एक बार ये बेंड करते हुए दिखाएंगे और यहाँ निकल जाएगी रे। तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा होगा बच्चों ये वाला एंगल, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, ये आपको थिन के लिए। ठीक, बाहर जो रे जा रही है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, एमर्जेंट, और जो इंसिडेंट कर रही है वो उसका नाम तो इंसिडेंट रहता ही है, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन थोड़ी ना बदल जाएगी। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे कितना होता है बच्चों, डेविएशन, हमें ये पता करना है डेविएशन थिन प्रिज्म में कितना आता है, ये भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। अब सुनो, कई बार होता है बच्चों कंफ्यूजन की रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्म में लिखा होता है, बच्चों ये रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एंगल ऑफ प्रिज्म ही बोल रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म। पीपल गेट कंफ्यूज रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गड़बड़ मत करना, छोटा वाला आर अलग चीज है, ए अलग चीज है बच्चों, दोनों यहाँ बने हुए डायग्राम में। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको पुरानी बुक्स में एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ साथ पता है क्या बोलते थे बच्चों, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते थे, रिफ्रैक्टिंग एंगल। एम आई क्लियर? इसका पढ़ते हैं डेविएशन फटाफट। अभी सही लग रहा है बच्चों? देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म ये दोनों के दोनों एक ही बात है, ए होता है, डाउट तो नहीं है ना किसी को भी?
तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि रिफ्रैक्टिंग ये एंगल ऑफ डेविएशन बताना है अपन को, एंगल ऑफ, बोलो, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर थिन प्रिज्म को। और यूजुअली क्या होता है ना बच्चे लोग कि हमें प्रिज्म को एक कंपेयर करना होगा रेगुलर वाले प्रिज्म से। तो डायग्राम मैंने दोबारा बना लिया है, ये हो गया आप लोगों का रेगुलर प्रिज्म और ये हो गया आप लोगों का थिन प्रिज्म। बच्चे लोग पेजेस टर्न करके मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाना। n1 की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे n2 की वैल्यू n थी। तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ आता है यहाँ पे साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और ये कितना होता है साइन ऑफ a/2, है ना। तो ध्यान से देखो ये जनरल वाले का आंसर है और मैं यहां लिख रहा हूं फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, मतलब a की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री हो जाए ना, उस केस में हम बोलते हैं साइन थीटा को क्या मानते हैं थीटा, कॉस थीटा को क्या मानते हैं 1, टेन थीटा को क्या मानते हैं बच्चों थीटा। तो हमें पहले वाले से ही मतलब होना चाहिए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन दिख रहा होगा ना, तो साइन थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 कर देना और यहाँ साइन लिखा है तो बच्चों साइन हटा के उसको a/2 कर देना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो बोलोगे सर जी ऐसा आ रहा है डेल्टा मिनिमम एक तरफ है प्लस n इंटू ए, यहां से मिनिमम कितना आ रहा है बच्चों जरा बताना, na माइनस ए बाहर निकाल लो, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बच्चों आज के बाद ये याद करके रखोगे जब भी क्वेश्चन थिन प्रिज्म का आएगा तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, a मतलब जो वैल्यू यहाँ दी होगी वो रख देना और ब्रैकेट के अंदर n-1, n जनरली हमारा होता है 3/2, कितना होता है बोलो 3/2। किसके लिए होता है बच्चा लोग, ग्लास के लिए होता है। दैट्स इट, पे अटेंशन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन के हिसाब से एक इंसिडेंट रहे हैं यहाँ पे जो ग्लास प्रिज्म से भी होके जा रहा है और मिरर से होके जा रहा है, आपको टोटल डेविएशन पता करना है, मतलब डेविएशन टोटल कितनी बार हो रहा है डेविएशन। इमेजिन करिए सबसे पहले लाइट रे यहाँ से चल के आ रही है, तो बेटा लाइट रे को तो सीधे निकल जाने का मन कर रहा था, तो पहली बार डेविएट यहाँ पे करेगी और दूसरी बार भी सीधे निकल के जाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे बच्चों डेविएशन 2 हो जाएगा। बच्चों फर्स्ट वाले का डेविएशन अपन थिन प्रिज्म की लैंग्वेज से निकालेंगे, तो डेविएशन का मतलब होता है n, है ना, ऐसा लिखते हैं उसको अपन, फॉर्मूला होता है उसका a इंटू ब्रैकेट में n-1। a की वैल्यू क्वेश्चन पढ़ो कितनी लिखी हुई है 6 और ये हो जाएगा 3/2 - 1, क्योंकि हमें ग्लास उसने बोल दिया था। तो बच्चों इसका शॉर्टकट ये होता है कि जितना भी a होता है उसकी आधी वैल्यू होती है, तो आंसर कितना आ रहा है 3 डिग्री, मतलब पहली बार कितना डिग्री चेंज हो रहा है बोलो 3 डिग्री। उसके बाद लाइट रे को यहाँ पे देखो, मेरा मार्कर देखो बच्चे लोग, सीधे जाने का मन कर रहा है, कितने से चेंज हो गया ये देखो, बेंड कितने से हो गया, अगर ये 45 है और ये भी कितना हो जाएगा बोलो 45, स्ट्रेट लाइन कितने की होती है 180 की, तो इतना एंगल अगर 90 डिग्री काउंट हो रहा है तो बच कितना जाएगा एंगल, आंसर बोलो। सो बच्चों स्टार्टिंग वाला एंगल यहाँ पे 90 आएगा और अपन को दिख रहा है यहाँ पे 90 + 3, आई कैन राइट 93, दैट्स इट बच्चों, ये ऑप्शन मार्क करना था। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे देख करके डेल्टा 2 मिल जाता है और एंगल ये लिख करके उसकी हाफ वैल्यू का अपन को डेविएशन मिल जाता है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड सेट्स में आता है, पहले प्रिज्म से पास होगा उसके बाद इससे पास हो जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है क्या। सो स्टूडेंट्स चैप्टर समराइज करते हैं, टॉपिक समराइज करते हैं। हम अगर प्रिज्म पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो म्यू की जगह अपन ने n से पढ़ के रखा है। बोलो कैसे पढ़ते हैं, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइड में साइन a/2, सबको मालूम है ना ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। फिर कहता है अगर a यहाँ पे प्रिज्म का एंगल है और थीटा बच्चों एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, डेल्टा का टर्म है ना, तो जब ये प्रिज्म का एंगल बहुत स्मॉल हो जाए, लुक एट दिस लाइन, व्हेन द एंगल बिकम्स वेरी स्मॉल प्रिज्म इज सेड टू बी थिन प्रिज्म बोलते हैं। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, लेस देन 10 डिग्री होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं थिन प्रिज्म। ऐसे कंडीशन में साइन थीटा कितना हो जाता है
थीटा हो जाता है तो बच्चों आपका जो एन का टर्म आ रहा है, न्यू का टर्म आ रहा है, वो इतना आने लगता है, जहां से अपन को ये एक इक्वेशन मिल जाती है। ये किसकी इक्वेशन होगी बच्चे लोग? थिन प्रिज्म की। ओके बच्चों, ये टॉपिक का नाम है सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म, विच मींस दैट हम प्रिज्म की किसी एक साइड को ना मिरर से कनेक्ट कर देते हैं। तो व्हेन वन फेस, ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन द emerging plane is connected to plane mirror, it is known as, क्या बोलेंगे बच्चों ऐसे इंसान को? सिल्वर्ड प्रिज्म। ठीक है, हर प्रिज्म के पास खुद का एंगल ए होता है। बोलोगे हाँ सर होता है। हम किसी ऐसे एंगल पे लाइट को गिरा रहे होंगे बच्चों जिससे नॉर्मल बन रहा है ना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा होगा तो ये दूसरे वाले फेस पे, मान लो ये ए फेस लिखा है, बी लिखा है, सी, एसी फेस पर बच्चों ये ऐसे गिरेगा जाकर, ये ऐसे करके जाएगा कि आपको परपेंडिकुलर दिखा देगा ये। और परपेंडिकुलर जाने का मतलब है यहां सीधे निकल जाएगा लाइट रे, और सीधे अगर निकल कर आता है बच्चों इस तरह से, तो वहीं से वापस भी लौट जाएगा, बिकॉज मिरर का मतलब क्या होता है। और ये लाइट रे आपको वापस से रिट्रेस करे हुई एक पाथ पे मिल जाएगी। बात समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस कैसे बनाए जाएंगे। इसको राइट साइड अगर लेके चलूं तो डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये इंसिडेंट रे ऐसे निकल के आ रही होगी बच्चों, देखिए सबको दिख रहा है इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रहा है नॉर्मल से। कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों इसके पास, तो आप सबको ये दिख जाएगा कि जब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से बेंड होना शुरू होगी तो गलती से वो यहाँ पे 90 डिग्री बना लेगी। अगर 90 बनाएगी तो बच्चों पाथ रिट्रेस कर जाएगी। ऊपर वाला एंगल कितना दिख रहा है अपन को? ए। ये कितना एंगल है? 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? सो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा और उससे बनने वाला जो रिफ्रैक्शन एंगल वाला एंगल होगा, ये इतने केयरफुली बनाए जाते हैं कि जब रे जा रहा होगा तो रिट्रेस कर जाएगा। किसी और एंगल पे भी निकल सकता है, लेकिन वो लेस लाइकली एग्जाम में पूछे आपको। तो एग्जाम में ऐसा बोलेगा अपन को कि लाइट निकल के जा रही होगी और रिट्रेस कर जाएगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों भाई? कहीं से बाउंस बैक कराना है अगर अपन को किसी चीज को, तो बाउंस बैक कराने के लिए कैसा भेजना पड़ेगा उसको? 90 पे ही मारना पड़ेगा ना। तो देखो ऊपर वाला एंगल अगर ए है, नीचे वाला एंगल 90 है, तो सामने वाला कितना हो जाएगा? 12th के बच्चों कितना हो जाएगा एंगल? वो ये एंगल ए लिख लो, ये एंगल बी लिख लो बच्चे लोग। अगर ये ए है, ये 90 है, तो पक्की बात है 90 माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक और नॉर्मल दिख रही होगी, इस नॉर्मल के हिसाब से ये पूरा का पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो ऊपर वाला अगर 90 माइनस ए है तो ये कितना हो जाएगा? ए बचेगा। तो यही एक बहुत स्पेशल केस आ रहा है जब एंगल ए बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये कब हो रहा है? जब आपका सिल्वर्ड प्रिज्म आता है। जब आप प्रिज्म को सिल्वर्ड कर दोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। डायग्राम हमेशा से सेम बनता आया, सेम बनता रहेगा। ठीक, इस तरफ बच्चों n2 की वैल्यू n कर लेना, इस तरफ n1 की वैल्यू 1 रख देना। अब मुझे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल के आप बता दो प्रिज्म के लैंग्वेज में, मेरा काम खत्म यहां से। ओके बच्चों, पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रे डायग्राम को देखकर एक सिल्वर्ड प्रिज्म में अपन को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो पूरे प्रिज्म का बड़ा वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना, इजी वे से हो जाएगा ये सॉल्व। बच्चों ये 45 डिग्री का मतलब क्या है? एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 45। ये कौन सा कंडीशन है? लाइट रिट्रेस हो रहा है, मतलब अपने पाथ पे वापस लौट के जा रहा है। देखो बच्चों रिट्रेस करता तो आपको पता होता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल बनता है हमारे पास, ये है ना इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से जो बनता है, ये इंसिडेंट एंगल और ये बच्चों जो रिफ्रैक्शन एंगल बनता है, ये एंगल आई का टर्म हो गया। तो बच्चों एंगल ए बराबर एंगल आर हो जाता है, ये हमें मालूम है रिट्रेस वाले क्वेश्चन में। बोलोगे सर मालूम है? बिल्कुल। तो अगर ये 45 दिया हुआ है तो ये आर भी कितना हो जाएगा? 45 दिया हुआ हो जाएगा। बच्चों लगा लो यहाँ पे स्नेल्स लॉ, दो ही लाइन समझ में आ जाएगा।
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर कितना हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। सॉल्व करके दो मुझे, √3/2 साइन 60 साइन 45 कितना होता है, आया क्या? है ना बेटा? तो यहां से ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा बच्चों टर्म, कितना हो जाएगा ये, √6 डिवाइड बाय, किस किस को आया समझ में ये? ध्यान रखें ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पूरा RI ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पे डिविएशन की एंगल नहीं मालूम है बच्चों। सीधा सीधा आंसर बात करूं तो इस जगह पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, जस्ट अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर एंड। और बच्चों कैपिटल वाला ए जो है वो आर के बराबर कैसे आया है, ये अपन ने एक पेज पहले पढ़ लिया है। यहाँ पे देखो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ए सामने कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, इसका मतलब है ये ए की वैल्यू हो जाएगी। और यही तो अपन ने लिखा हुआ है कि जब भी रिट्रेस वाले क्वेश्चन आ जाएं उसमें अपन सिल्वर्ड प्रिज्म में ये कर लें कि ए बराबर आर लिख दें। इससे ज्यादा मत सोचो ना आप लोग, क्या दिक्कत है भैया।